हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 15। इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा 3वीं से 5वीं तक चलती है तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक चलती है उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। इससे बिल्कुल भी बाहर क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए कि आलू के पौधों की आँख क्या होती हैं। आलू के पौधे की आँख क्या होती हैं? किसी भी पौधे की जड़ जैसी, या फिर फूल की कली जैसी होती हैं, या फिर ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली जैसी होती हैं। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, आलू की पौधे की जो आँख होती है वो ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली की जैसी होती है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है। सवाल है, कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है? अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का, द्विखंडन का। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। अगर मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो कायिक प्रवर्धन के बारे में आप लोग जान चुके होंगे कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, कायिक प्रवर्धन ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें एक ही जनक किसी भी संतान की उत्पत्ति करने के लिए एक जनक भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब दो जनक मिलकर के किसी तीसरे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अलैंगिक जनन ही होता है। सिर्फ एक ही पौधे से या फिर एक ही जनक से इसकी संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। जैसे आलू है तो आलू को काट करके अब क्या करते, लगा देते हैं, तो उसमें किसी दूसरे दूसरे जीव दूसरे जनक की जरूरत तो नहीं पड़ा, एक ही जनक से काम चल गया वहाँ पे। जैसे गन्ना है तो गन्ना को भी आप काट के लगा रहे हैं तो भी वहाँ पे देखेंगे कि एक ही जनक का वहाँ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये एक ही जनक यहाँ पे भाग ले रहे हैं तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जो पौधे के किसी भी अंग को काट करके जब लगा करके नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि गुलाब का पौधा लीजिए, उसमें एक टहनी को काट करके लगाते हैं तो वो कायिक प्रवर्धन ही कहलाता है। गन्ने को काट करके लगा रहे हैं वो भी कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट का देखिए पौधा काट करके ला करके लगा देते हैं तो ये भी क्या है, एक एक कायिक प्रवर्धन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है। विभिन्न जो पुष्प होते हैं उसके अंडाशय में क्या होता है? केवल एक बीजांड होता है, अनेक बीजांड होते हैं, एक से अनेक बीजांड होते हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे देखा जाए तो बी और सी बिल्कुल एक ही जैसा ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, विभिन्न पुष्प के अंडाशय में एक से अनेक बीजांड होते हैं, अर्थात एक भी हो सकता है और एक से अनेक भी बीजांड हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, और बी में दे रखा है सिर्फ अनेक, अनेक मतलब बहुत सारा नहीं, एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि ईस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं। बताना है कि ईस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं, विखनन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, या फिर वनस्पति प्रसार द्वारा, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट प्रजनन देखेंगे कि ये मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट ईस्ट जो है ना ये प्रजनन मुकुलन के द्वारा करते हैं। जबकि विखंडन देखेंगे कि यहाँ पे कोशिका जो है ये विखंडन के द्वारा करते हैं। वैसे द्विखंडन होता है वह। ठीक है, ईस्ट ये जो आपका अमीबा है ना ये द्विखंडन विधि के द्वारा अलग होते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कवक में प्रजनन कैसे होता है। बंडिंग द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, विखंडन के द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कवक में प्रजनन होता है बीजाणु निर्माण द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ टॉपिक जो ले रखे हैं 1000 से जो क्वेश्चनों का ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी से फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम जब सेट लेकर के आएंगे 30 35 40 क्वेश्चन का, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी सिर्फ क्या करें, इजी क्वेश्चन से ही सभी हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन है अभी सिर्फ हम लोग क्या करें, रिविजन कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर के जब आएंगे, जो हुबहू एकदम जैसे कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वैसे लेकर के आएंगे, और वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई डिटेल्स हम लेकर के नहीं आ रहे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन रहता है सभी। ठीक है, जो ईवीएस से संबंधित रहते हैं, साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत सारे को लगता है यार ये सब क्या ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बस हम लोग रिविजन कर रहे हैं।
जिसको लगता है ये सब क्वेश्चन ईजी टाइप का है, नहीं देखना चाहते बिल्कुल मत देखिए, लेकिन जिनको लगता है कि हम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चनों को हम सीखें, जरा जाने, तो जाकर फिर आगे जब हम सेट लेकर कहेंगे तो वहाँ पर ये ना लगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम इसको लेकर के चल रहे हैं, ताकि 1000 जो प्रश्नों का संग्रह है वो ईजी टू मतलब मॉडरेट कह सकते हैं क्वेश्चन से ले रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्पाइरोगोरा किस प्रकार अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्पाइरोगोरा के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विखंडन के द्वारा। ठीक है, विखंडन के द्वारा स्पाइरोगोरा जो है वो प्रजनन करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है फर्न। ठीक है, फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, फिर एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में जाइगोट किस में विकसित होता है? बताना है निम्न में जाइगोट किस में विकसित होता है? बीज में, बीजांड में, या फल में एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताना है जाइगोट किस में विकसित होता है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एम्ब्रियो में ये विकसित होता है जाइगोट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? मकई, सरसों, ककड़ी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना है कि किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? मकई, सरसों, ककड़ी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझते हैं उभयलिंगी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा उभयलिंगी मतलब होता है कि जब एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इस प्रकार के उभयलिंगी पादप या उभयलिंगी फूल कहते हैं। सिंपल सबको याद रखना है कि उभयलिंगी फूल में देखेंगे कि नर और मादा दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। देखेंगे कोई फूल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ नर होता है, नर देखने को मिलता है, या फिर मादा, और ऐसे फूल जिसमें दोनों मौजूद होते हैं उसे उभयलिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा उभयलिंगी फूल के बारे में। तो यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? मकई, सरसों, या फिर ककड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरसों ऐसा है पौधा है जिस पर उभयलिंगी फूल लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उभयलिंगी कहने मतलब है कि इसमें नर और मादा दोनों जोड़ी मौजूद होगा फूल में। ठीक है, सिंपल समझने का कि देखो कोई फूल ऐसा होता है ना कि कोई यदि कोई इस तरीके से फूल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके जो फूल लगा होता है ना, तो इसमें से एक जो पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है, पुंकेसर स्त्री केसर। ठीक है, तो किसी में देखेंगे स्त्री केसर देखने को मिलेगा, और किसी में पुंकेसर देखने को मिलेगा, और किसी किसी में दोनों देखने को मिलेगा। तो दोनों अगर है तो समझ जाना है कि वो कैसा पौधा है, वो कैसा फूल है, वह लिंगी फूल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है? स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे स्त्री केसर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो स्त्री केसर का कौन कौन भाग है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टिग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि स्त्री केसर का ये भाग है स्टिग्मा। इसके अलावा है आपका वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, 4 मुख्य भाग होते हैं। वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, ये सभी स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? अंडाशय, ओवल्यू, या फिर एंथर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एंथर नहीं होगा। ठीक है, बाकी अंडाशय है। ठीक है, और ओवल्यू भी है। ठीक है, जिसे कि भ्रूण भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड ये सभी स्त्री केसर के भाग हैं। ठीक है, जबकि एंथर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन सा है? हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन सा है? हृदय, धमनी, शिरा, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग का तीनों भाग है, हृदय भी है, धमनी भी है, और शिरा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हृदय तो जान ही रहे आप हार्ट के बारे में। ठीक है, धमनी और शिरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए। शिरा का काम क्या होता है? ब्लड को शरीर से लेकर के हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है शिरा। ठीक है, और
बाकी फिर हार्ट से लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनी। ठीक है, सिंपल सबको याद रखना है कि सीरा यानी कि शरीर से लेकर के जा रहा है ऑक्सीजन युक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेकर कहाँ जा रहा होता है? हृदय तक। ठीक है, और हृदय से फिर पूरे शरीर में धमनी जो होता है वो लेके जाता है। ठीक है, तो लाने का काम कौन कर रहा है हार्ट तक? सीरा। और लेके जाने का काम कौन कर रहा है? धमनी। ठीक है, और हृदय तो जान ही रहे आप लोग। तो ये तीनों का काम यहाँ पे परिसंचरण तंत्र देखेंगे, तीनों यहाँ पे अंग है पंपिंग का। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रक्त की अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव या गैस? तो हम लोग जानते हैं द्रव अवस्था में होती है ये, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर लिखित उल्लेखित सुविधाओं के लिए योग्य है? जाइलम उत्तक, संवहनी उत्तक, जड़ बाल या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा संवहनी उत्तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवहनी उत्तक। उत्तक बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं या फिर आरबीसी कहते हैं? या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि रक्त के तरह के दो भाग हो सकते हैं, एक द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और एक ठोस भाग जो कि कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मा और एक दूसरा है रक्त का दूसरा भाग जो कि ठोस भाग है। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि रक्त कोशिकाओं को तीन प्रकार से विभाजित फिर कर सकते हैं। ठीक है, रक्त रुधिर कोशिकाओं को तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपका पहला हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स या फिर विमाणु। ठीक है, ये प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन भाग हो गए रुधिर कोशिकाओं के, एक तो प्लाज्मा हो गया आपका और एक हो गया आपका ये तीन भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग काम है। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना ले आना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे रोगों से लड़ना। ठीक है, और प्लेटलेट का काम होता है हमारे जो जख्म वखम होते हैं ना वो उसको भरने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, नाड़ी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो लोग जानते हैं आरबीसी जो है इसका जो लाल वर्णक किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये लाल होता है आरबीसी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स? तो इसका आंसर भी बता चुके थे, क्या होगा इसका आंसर बताइए? डब्ल्यूबीसी है ना, क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है? तो ये होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, खोपड़ी, बगल या होंठ? बताना है कि किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, खोपड़ी में नहीं होता, बगल में नहीं होता या होंठ में नहीं होता? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होंठ। होंठ में ये पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है? देखिए अब ऑक्सीजन युक्त पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑक्सीजन का काम क्या है? ले करके जाना। ठीक है, तो लेके कौन जा रहा था? धमनी, नसें या फिर पल्मोनरी सीरा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं? बताइए, इसका आंसर हम बता चुके हैं पहले ही, तो याद रखना है। देखिए सीरा तो नहीं होगा, धमनी होगा। ठीक है, धमनी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो सीरा ले, जो सीरा होती है वो लेकर के आती है। तो सीरा तो नहीं होगा, धमनी होगा और नसें भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ नसें लिखी गई हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती हैं? बताना है कि सिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती हैं? धमनियाँ, कोशिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है कोशिकाएँ किससे मिलकर के हृदय में खाली हो जाती हैं? कोशिकाएँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा।
अगला सवाल है हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में, पेट में, फेफड़ों में या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है हृदय कहाँ पे स्थित होता है। तो ये वक्ष गुहा में होता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3, 4, 5, एक से अधिक में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 4, है ना। कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला सवाल है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र या उपकरण का नाम क्या है? हृदय की ध्वनि जो सुनते हैं या डॉक्टर जो लगाता है ना आला जिसे बोलते हैं, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप, यूवी मशीन, ऑडोफोन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? सिराओं में, केशिकाओं में, हृदय में, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा केशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें क्या कहते हैं? जंतु देख सकते हैं, कोशिकाओं नहीं देख सकते, ऊतक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला सवाल है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? बताना है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में, अंगों में, ऊतकों में, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोशिकीय श्वसन होता है कोशिकाओं में। कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और ये है आपका होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, या क्या कहलाती है? ब्रेक डाउन प्रक्रिया, कोशिकीय श्वसन, भोजन का टूटना, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर का इंतजार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।